अब आप समझिए कि जो बैंक है वो कैसे पैसे कमाता है। बैंक पैसे कमाता है किसी को लोन देके, आपसे वो सेविंग्स बैंक में पैसा लेता है, फिर वो लोन देता है। अब लोन किसको देता है? एक तो व्यापारी को देता है कि भाई तू कोई फैक्ट्री बना ले, कोई लैंड बना के बिल्डिंग बना ले और उसको चढ़ा दे, जो भी मतलब जो भी काम करना है। और दूसरा वो हम जैसे लोगों को देता है। अब हम जैसे लोगों को देने के लिए उसको कोई पदार्थ चाहिए, ऐसे तो वो उठा के लोन दे नहीं सकता। तो कहता है एक काम करो जी, घर खरीद लो, मैं घर में 80% आपको दे दूंगा। अच्छा एक काम करो जी, आप बाइक खरीद लो, आपको बाइक में मैं 80% दे दूंगा। एक काम करो जी, गाड़ी खरीद लो, उसमें दे दूंगा। अच्छा एक काम करो जी, अभी आईफोन आ गया है, आपको टीवी तो चाहिए ही चाहिए ना, आपके बच्चों को अब एलईडी टीवी चाहिए, तो ठीक है जी एलईडी टीवी ले लो। अच्छा वो साउंड का बढ़िया साउंड बार आया, वो भी ले लो। तो उन्होंने क्या किया, इतने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं सो दैट आपको वो लोन दे सके, क्योंकि उनका वो बिजनेस है लोन देने का जी। और हम उसमें फंसते जाते हैं। मैं आजकल कुछ ऐप्स देखता हूं जो कहती हैं कि भाई आपकी सैलरी मैसेज आता है, एंड जब मैं वो मैसेज देखता हूं, और देखिए जो भी स्मार्ट मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे मैसेजेस देते हैं। ये रूल है मार्केटिंग का, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया जाता है मार्केटिंग में। और वो कह रहे हैं कि आर यू आउट ऑफ योर सैलरी 7 days बैक बिफोर, ऐसा मैसेज आता है, आर यू आउट ऑफ योर सैलरी 7 days बिफोर, डोंट वरी, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू अ लोन। वाओ, बिल्कुल मेरा भी मतलब लगता है वाओ, अ नेगेटिव वाओ, मतलब ऑब्वियसली कि क्या है ये यार, क्या है वो मीम था ना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो वो लगता है कि यार मतलब आप यू आर टेकिंग प्राइड ऑन द फैक्ट दैट आपका 7-8 दिन पहले पैसा खत्म हो रहा है, आपको एक कोई ऐप आके लोन दे रही है आपके अगले महीने की तनख्वाह पे जी। इतना माइक्रो हो गया है लोन, इतना इजी और माइक्रो हो गया। आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, अभी एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी का आईपीओ आया, तो मैं उसको स्टडी कर रहा था, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, वो लोग डिजिटल लोन्स देते हैं। 67% ऑफ द लोन्स व्हिच दे गिव आर लेस देन 5,000 rupees। ओह वाओ, यस 67%, एंड 80%, अब टोटल कर देते हैं, 80% ऑफ द लोन्स आर बिलो 10,000 rupees। मतलब 67 और 13, 5,000 से 10,000 के बीच में 13%, यानी 80% भारत जो लोन ले रहा है, या जो लोग उनके, और अच्छा खासा यूजर बेस है, 16 करोड़ का यूजर बेस है, तो जो लोग उस पर लोन ले रहे हैं, 80% लोग 10,000 रुपए से कम का लोन ले रहे हैं, और 67 यानी कि हर 3 में से 2 लोग 5,000 से कम का लोन ले रहे हैं, और 2 लाख रुपए से ऊपर एक भी बंदे का लोन नहीं, यानी सारा माइक्रो लोन का बिजनेस चल रहा है। अब माइक्रो लोन्स की अविनाश जी किसको जरूरत पड़ेगी? जिसकी रोजमर्रा की मारामारी है। बिल्कुल यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये भाजी नहीं खरीद सकता, सब्जी नहीं खरीद सकता, मैं दूध नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने घर का राशन नहीं खरीद पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने पेट्रोल का पैसा नहीं दे पा रहा, ईएमआई नहीं दे पा रहा गाड़ी की, बाइक की। ये उस आदमी की दुविधा है जी। तो जब मैं और अंदर जाता हूँ डेटा के, मुझे बहुत स्कैरी लगता है मामला। मुझे लगता है ये एक ऐसी ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं ना लोग, जिससे उतरना इनके लिए नामुमकिन हो गया जी। और ये तब तक नहीं उतर पाएंगे जब तक ये अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे। ये तब तक नहीं उतर पाएंगे जब तक ये थोड़ा आज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए वो हर आजादी खून मांगती है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए तो थोड़ा खून आज आपको, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस आज आपको अपने मन पे लगाना पड़ेगा जी। चलो यार मैं एक चीज कम करता हूँ, कुछ पैसे बचा लेता हूँ, या फिर अपनी इनकम बढ़ा लो बहुत तेजी से जी। ऐसा कोई देता है जो बोल सकता है कि आईफोन की जो टोटल सेल है इंडिया में, उसमें से कितना प्रतिशत ऑन ईएमआई है और कितना डायरेक्ट पेमेंट है? 70-30। 70% is on EMI, 30% is on direct. Only 30% is fully paid. That's a big amount. Yes, it's 2 times ना, मतलब हर 3 में से या फिर ऑलमोस्ट हर 4 में से 3 मोटा मोटी आप देखें तो आईफोन EMI पे करे। आप Amazon का डेटा देखो, Amazon कहता है कि फेस्टिव सीजन में जो उनके फेस्टिवल्स आते हैं, 3 out of 4 आर बाय नाउ पे लेटर। एनी प्रोडक्ट, नॉट आईफोन्स, एनी प्रोडक्ट इज 3 out of 4 आर बाय नाउ पे लेटर। ये आपको कंज्यूमर बिहेवियर दिखाता है जी। क्रेडिट पे जी रही है, क्योंकि इनको आदत हो गई है। वो अफीम की लत लगती है ना, जैसे कहते हैं हम, तो ये वो अफीम हो गई है इनके लिए कि चल यार कटता रहेगा। अब कटता रहेगा से भी मेरे को इश्यू नहीं है, पर उसको रूल होना चाहिए ना कि मेरी इनकम में से इतना ही कट सकता है, इससे ज्यादा नहीं कट सकता। तो तब आप अच्छी जिंदगी आज जी लोगे और कल और भी अच्छी जी लोगे जी। इसमें कीवर्ड है, इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए आम जनता के लिए। नो कॉस्ट ईएमआई, ये क्या होता है? क्या ये ट्रैप है, क्या ये स्कैम है? बाय नाउ पे लेटर, हाँ, डाई नाउ लिव लेटर। तो बोला हिसाब है इसको, कहते हैं डाई नाउ लिव लेटर। आज आपको मरवा देगा वो, बाद में बोलता है जी लेना। सी आई थिंक बाय नाउ पे लेटर इज अ वेरी वेरी स्कैरी थिंग। इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग बिकॉज वो आपके मन को उत्तेजित कर देता है कि यार मेरे पास 20,000 रुपए का ये साउंड बार खरीदना है, मुझे नया साउंड बार है, सुंदर स्लीक ब्यूटीफुल, मैं अपने टीवी के नीचे लगाऊंगा और रात को बैठ के गजल सुनूंगा। कितनी बार सुनोगे जी? 1 महीने में 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, ठीक है। अब उसके लिए आपने 20,000 रुपए की कमिटमेंट कर दी, 2,500 रुपए की आपकी ईएमआई बन गई मोटा मोटी। अब सबसे पहले तो 2.5% उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। एंड फाइनेंस में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। वो जो ब्याज है ना वो आप ही से वसूला जा रहा है। तो ब्रांड को जो कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो 20,000 की जगह 18,000 रुपए दे रही है। तो ब्रांड जो 18,000 में आपको बेच सकता था, वो आपको 20,000 में बेच रहा है, क्योंकि उसको आपसे वसूली करनी है जी। वो थोड़ी डालने वाला है, उसने कुछ नहीं किया है। उसने तो प्राइस अप करके बोला कि आप धीरे धीरे पेमेंट कर दो जी, और आप फंस गए उस चक्कर में। तो ट्रैप था आपके लिए जी। तो आप उस ट्रैप में चले गए, आपने आराम से अलाउ कर दिया, भैया मैं ट्रैप में आ चुका हूं, अब मेरे को इसमें ट्रैप में बंद करो और मैं आपको पैसे देके चला जाऊंगा, और मैं जिंदगी भर 7-8 महीने अगले 10 महीने इस पे पैसे देता रहूं। सो दैट इज बाय नाउ पे लेटर जी।
स्कैरी है ना, बहुत स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। डेटा बता रहा है, एक चीज डेटा बता रहा है कि इट इज बिकम, और बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी अगर जॉब मार्केट पिकअप नहीं करी, अगर इन्फ्लेशन नहीं रुका, अगर इस तरीके के खर्चे बढ़ते हुए नहीं रुके, तो देन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को इन लोन्स पे रिपे करना। जी, और जॉब मार्केट बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। वी नो IIM, MBA, IIT इंजीनियर्स जॉब नहीं मिल पा रही। सो येस्टरडे आई वाज स्पीकिंग टू समवन फ्रॉम US, और उन्होंने कॉर्नेल से अपनी MBA करी है, मतलब विच इज आईवी लीग कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। और कॉर्नेल से MBA करने के बाद उनको जॉब लगी, काम कर रही हैं, फिर उनका ले ऑफ हो गया। 8 महीने लगे उनको सेकंड जॉब मिलने को, 8 महीने। US जैसी जगह में तो बहुत मुश्किल हो जाता है रहना, बहुत महंगी जगह है। तो मैं उनसे ऐसे बात कर रहा था, तो बोलती संजय, दिस इज अ सिचुएशन अक्रॉस आईवी लीग कॉलेजेस, क्योंकि AI की वजह से बहुत सारे जॉब्स ऑटोमेट हो गए एंड प्रमोटर्स डोंट वांट टू कीप, और फाउंडर्स डोंट वांट टू कीप मेनी पीपल। तो बोलती ये प्रॉब्लम सबको आ रही है, और इंडिया में भी ये हो चुका है। IIT का आपने देखा कि ऑलमोस्ट पिछले बैच में 20-30% पीपल कुडंट गेट अ जॉब। जिनको जॉब्स मिल रहे हैं उनको बहुत एवरेज नॉर्मल जॉब्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 2-5-10% लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई फ्लाइंग जॉब्स मिलते हैं, और उसका भी रियल सच लोग नहीं जानते हैं। वहां पे भी एक बहुत बड़ा वो चल रहा होता है जिसे हम CTC कहते हैं, जिसमें वो वन टाइम बोनस और ये और वो और RSU और ESOP और बहुत सारे फ्यूचर की चीजों को जोड़ के आपको बता देते हैं आप 2 करोड़ रुपए साल का कमाओगे। अंत में जब पेचेक आता है बोलते हैं यार तो 4 ही लाख रुपए आए थे, तो 2 करोड़ के हिसाब से तो हमारे को 18 लाख आने थे बस, या 16 लाख आने थे। तो वो तो आपको है कि आपको सीखना चाहिए कि राइट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि फाइनली आपके जेब में कितना आएगा। क्या राइट क्वेश्चनिंग होगी? देखिए, क्वेश्चनिंग ये होगी कि पूरा आपको ब्रेकअप पता होना चाहिए आपकी सैलरी का, उसमें से पता होनी चाहिए कौन सी चीज आपको कब कब मिलने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिलेगी नहीं, पर कब कब मिलेगी ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम ना फाइनेंस में बात कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द टर्म्स। कोई मुझे बोले कि भाई मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा 10 साल बाद, और कोई मुझे बोले कि मैं आपको 50 लाख दूंगा आज, तो मेरे को 50 लाख आज चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं उसका 2 करोड़ 10 साल बाद कर ही लूंगा कुछ ना कुछ करके। तो पॉइंट ये है कि आपके इट्स नॉट एवर अबाउट द मनी, इट इज ऑलवेज अबाउट द टर्म्स ऑफ द मनी, कि वो पैसे आपको मिल कैसे रहे हैं, क्या क्या उसमें से डिडक्शंस होंगी, कितना PF कटेगा, कितना ग्रेचुइटी कितना कटेगा, कितना NPS कटेगा, कितना आपके ESOPs का कंपोनेंट है, कितना रिस्ट्रिक्टिव स्टॉक यूनिट्स का कंपोनेंट है, कौन सा ज्वाइनिंग बोनस है, कौन सा उसमें से रिकरिंग है, कौन सा ये कुछ बोनसेस ऐसे होते हैं कि आप 36 मंथ्स निकालोगे तो आपको ये पेमेंट मिलेगा। तो आपको पता नहीं आप उस जॉब में 36 मंथ्स निकाल भी पाओगे। स्पेसिफिकली वो ESOPs में भी होता है, और कुछ कुछ केसेस में डेफर्ड वो होते हैं इंसेंटिव, जैसे रिटेंशन प्लान्स कहते हैं कि भाई हम आपको 20 लाख रुपए इस तनख्वाह में से जो है वो 3 साल बाद देंगे। तो आपने 2 साल 6 महीने में छोड़ दिया फॉर सम रीजन, हो गया आपका काम, आपको नहीं मिला वो 20 लाख रुपए, तो CTC में तो दिख रहा था, मिला है नहीं आता। सो ये राइट क्वेश्चनिंग, उसके टर्म्स सब आपको पता होने चाहिए, तब आप बता सकते हो जी एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में इतना पैसा मिलेगा। जी, क्या सैलरीड एम्प्लॉय जो कंपोनेंट्स होते हैं एक पे स्लिप में, उसमें से कुछ मना कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हटा दो, मुझे इन हैंड कैश दे दो, ऐसा बिल्कुल कर सकता है? बिल्कुल से कंपोनेंट्स है। देखिए, बहुत सारे नेगोशिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लोग ना नेगोशिएशन करने से डरते हैं जी, बहुत डरते हैं। उनको लगता है बस यार ये ऑफर मिल गया यही कर लो। अच्छा, कंपनी वाले भी भरपूर फायदा उठाते हैं इसका, दिस इज आवर कंपनी पॉलिसी, दिस इज दिस, दिस इज दैट, और इसके चक्कर में आदमी ना रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि यार मांग लो, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा ना, और अगर वो ना बोलेगा तो आज से नीचे तो नहीं जा रहे ना, ये तो था ही ऑफर तुम्हारे पास। ठीक है, तो नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन की रीजनिंग करना, सर दे दीजिए ना, ये नहीं चलता। आपको लॉजिकली समझाना पड़ेगा कि क्यों आपको ये कंपोनेंट प्रीपोन चाहिए। फिर जब आप उससे कुछ ले रहे हो तो उसको कुछ दे भी दो, ठीक है सर आप ये वाला कंपोनेंट बाद में कर देना, मेरे को चल जाएगा, बट ये कंपोनेंट पहले कर दीजिए सो दैट मेरा इन हैंड बढ़ जाए। तो आपको कुछ चीजें नेगोशिएट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ESOPs है, वो बोलते हैं भाई ESOPs हम आपको 4 साल में वेस्ट करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो सर 4 मत कीजिए 3 कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपकी वेस्टिंग थोड़ी एक्सेलरेट हो जाती है। जी, ठीक है। सेकंड है आपके पास, समझे वो कहते हैं कि भाई हम आपको रिटेंशन बोनस देंगे, पर हम आपको सीधा 3 साल बाद देंगे। आप बोलोगे सर एक काम करिए 3 साल बाद पूरा मत करिए, 1 ईयर बाद उसका 20% दे दीजिए, 2 ईयर बाद उसका 30% दे दीजिए, 50% आप मेरे को 3rd ईयर दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, लेबर लॉ अलाउ करता है? सर लेबर लॉ सब कुछ अलाउ करता है। लेबर लॉ इज ऑलवेज बेंट टुवर्ड्स द सैलरीड एम्प्लॉय, नॉट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट ऑलवेज टेक्स एम्प्लॉय एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, टिल द टाइम एम्प्लॉय हैज क्रिएटेड सम रॉन्ग डूइंग और समथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉय कमजोर है ना जी, और लॉ हमेशा कमजोर के प्रोटेक्शन के लिए बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग माना जाता है, एम्प्लॉय को कमजोर माना जाता है। तो अगर एम्प्लॉय जाके इस बात पे कुछ देखिए कंप्लेंट नहीं कर सकता वो, बिकॉज उनके रूल्स हैं, ही कैन नेगोशिएट विद देम, पर वो इस डर से कि भाई क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अगर नेगोशिएट ही नहीं करता फिर वो उसकी गलती है। जी, इसमें एक और कीवर्ड है जो आजकल इंडिया में और ये बहुत रिसेंट हुआ है, मैंने पहले नहीं देखा हुआ है, कि नॉन कम्पीट करके एक क्लॉज डाल जाता है कि वंस यू जॉइन अ कंपनी आप सेम टाइप की कंपनी को वापस नहीं ज्वाइन कर सकते। ये US में बहुत बड़ा था मुझे पता है, और वहां पे ये लागू भी होता है। क्या इंडिया में नॉन कम्पीट लागू होता है? डज आवर लॉ अलाउ इट? देखिए, नॉन कम्पीट लोग साइन करवाते हैं और कुछ समय के लिए वो हो सकता है, डेफिनेटिव पीरियड के लिए। आप ये कह दो कि एक व्यक्ति समझो 15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में कोडिंग जॉब में था, अब उसको जॉब क्या मिलेगा? वो पायलट तो बन नहीं सकता। बिल्कुल, बोलो नहीं यार एक काम करो, तुम तो 15 साल कोडिंग कर रहे थे और अब तुम ना कोडिंग वाला जॉब कर ही नहीं सकते कहीं और जाके, तो बोलो ठीक है मैं जहाज उड़ा लेता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल, तो वो लॉ उसको वो रखती है, कॉग्निजेंस रखती है कि भाई उसका जीविका सुरक्षित करनी है, वो आप उसका मार थोड़ी सकते हो जी। अब जो चीज उसको आती है उसी को वो आगे मोनेटाइज करेगा जी।
ठीक है, वो ये हो सकता है कि 6 महीने नहीं कर सकता, 12 महीने नहीं कर सकता, रीजनेबल टाइम फ्रेम तक नहीं कर सकता, बट उसके बाद फिर आप उसको जिंदगी भर नहीं रोक सकते। दिस इज नॉट क्या कहते हैं वो, बनाना रिपब्लिक। ये एक प्रॉपर कंट्री है और इसमें सबके रूल्स, सबके लिए एक अधिकार है। एवरीबडी हैज अ राइट टू अर्न। तो अगर उनको राइट टू अर्न है तो डेफिनेटली दे कैन डू दैट जॉब, सेम काइंड ऑफ जॉब, एंड ऑब्वियसली दे हैव टू टेक केयर कि इधर का क्लाइंट्स वो ना हो या ना हो, मतलब जो भी कुछ उनके रूल्स है उसको ध्यान रखें। इंडिया में 6 महीने भी लागू होता है जहां तक मुझे पता है, लॉ डजंट अलाउ इट। आई मीन देखिए, लॉ में ये स्टैंड ही नहीं करता है। जब वो कोर्ट जाएगा ये मैटर, तो ये स्टैंड ही नहीं करता है जी, क्योंकि किसी की जीविका है ना, बेरोजगार थोड़ी रह सकता है। हाँ, वो उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। तो कंट्री डेमोक्रेसी कैन नॉट अलाउ अ पर्सन टू बी कि भाई उसको जॉब ही ना मिले। यहाँ स्ट्रगल हो रहा है, जॉब ही नहीं है, और बोले नहीं इस आदमी को जॉब मिल सकता था पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं मिल पा रहा है जी। बहुत सीनियर पोजीशंस में थोड़ा थोड़ा होता है, बट नॉट इन जूनियर मिडिल पोजीशंस। वहां सिर्फ वो फियर इंस्टिल करने के लिए होता है जी। आज के समय में जब हम स्किल अपग्रेड चाहते हैं, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो वहीं अटका हुआ है। मेरे बेटे ने ना एक बहुत अच्छी बात की थी, 10.5 years old, and he said that dad, you pay to my school and I don't learn how to make money, and I don't pay to YouTube but I learn how to make money. तो इस स्टेटमेंट ने मुझे काफी, वो बोलता रहता है ऐसा कुछ ना कुछ आके, पता नहीं कहां से वो पढ़ लेता है, क्या करता है समझ नहीं आता। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि बात तो सही कर रहा है यार, अभी तो यहाँ पे A for apple B for ball ही चल रही है, मतलब रेटोरिकली स्पीकिंग बहुत बेसिक चीजें ही चल रही हैं। एंड अब देखिए, why did Bill Gates drop out? Because Bill Gates thought that his speed is faster than an average person. जी। एक स्कूल में आपने सब 70, 80, 100 बच्चों को एक क्लास में डाल दिया है, assuming they will all work at the same pace. There'll be some who will be fast, there'll be some who will be very slow, and there'll be some who will be medium. तो जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमारे बच्चों को फ्रीडम नहीं दे रहा है कि वो फास्ट मूव कर सके जी। तो रथ में 7 घोड़े हैं, तो रूल बड़ा सिंपल है, जो सबसे स्लो घोड़ा चलेगा उसी हिसाब से रथ चलेगा जी। ठीक है, तो ये तो नियम है जी। तो यानी कि हम जब एजुकेशन सिस्टम में किसी को डाल रहे हैं, वो क्लास का जो लोएस्ट डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से क्लास चलेगी, नॉट दिस इज द फास्टेस्ट डिनोमिनेटर जो सबसे तेज भाग सकता है। तो सबसे तेज वाले को भी अपने आप को स्लो करना पड़ेगा जी। और ये एक एजुकेशन सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉब्लम है। पिछले 100 सालों में सब कुछ बदल गया, एक क्लासरूम नहीं बदली। सब कुछ बदला है और एक क्लासरूम नहीं बदल पाई है। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी रिवायर्ड, एंड आई थिंक सम थिंग्स हैव बीन डन टुवर्ड्स इट। बट उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा पता है अविनाश जी? वो चैलेंज आएगा टीचर्स अपग्रेडेशन। तो इंडिया में टीचर्स अपग्रेडेशन पे बजटरी स्पेंड है 250 करोड़ रुपए, which is less. ठीक है, और 1 करोड़ टीचर है, तो पर टीचर आया 250 रुपए, और यूएस में यही नंबर है 11,000 रुपए। वाह। इंडिया में 250 रुपए है, 250 रुपए। अब आप एक 250 रुपए में टीचर को अपग्रेड कैसे करोगे? मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब 250 रुपए में तो उडेमी का कोर्स नहीं आता। करेक्ट, एक कोर्स नहीं आता उडेमी का, और एक टीचर कैसे अपग्रेड हो जाएगी उसमें? और अगर मेरा टीचर अपग्रेड नहीं हो तो मेरा स्टूडेंट कैसे अपग्रेड होगा? सो बहुत बेस लेवल पे ना एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर्स को नहीं मालूम है कि फ्यूचर क्या है जी, और स्टूडेंट्स आर एट मर्सी ऑफ टीचर्स, एंड इवन इफ देयर इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, ही कांट रन फास्टर देन द क्लास, बिकॉज वही है रूल की, चलेगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से जी। तो ये कुछ मेरे को लगता है इश्यूज हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे। आज के टाइम पे अगर साथ साथ चलना हो तो क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी? यू वर टेलिंग मी अबाउट योर सन बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट कि हाउ ही इज फोकसिंग ऑन गेमिंग एज अ करियर। यस, टेल मी अ लिटिल अबाउट दैट, एंड आल्सो स्किल्स जिसके ऊपर आज की जनता को फोकस करना चाहिए। देखिए, हम इंडियंस ना मेहनत पे बहुत प्राइड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि यार हमें रास्ते याद रहते हैं। वाह। तो ठीक है, अमेरिकन से कहता है मेरे पास गूगल मैप है, ठीक है। फिर हमारा इंडियन कहता है कि भाई मेरे को ना सारे टेबल्स याद रहते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहाड़े जिसे कहते थे बचपन। ठीक है, ग्रेट। पर वो कहता है मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हर चीज में ना हम लेबोरियसनेस को अपना मेडल पकड़ते हैं, और वहीं पे वेस्टर्नियर्स क्या करते हैं? लेबोरियसनेस को अपना मेडल नहीं पकड़ते, वो इनोवेशन को अपना मेडल पकड़ते हैं कि ऐसा मैं क्या कर दूं कि ये काम इजी हो, मतलब आराम से हो जाए, कोई बंदे की जरूरत ना पड़े। असेंबली लाइन से लेके आप कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर से लेके आपने वहीं इजाद देखी है। क्यों? क्योंकि इंडियंस को मेहनत करने की आदत रह गई फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड वहां पे उन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन को फॉस्टर कर दिया। अब आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया में वो कल्चर आने लग गया है, एंड धीरे धीरे वो डेवलप होगा, डेफिनेटली डेवलप होगा। तो अगर मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है तो मुझे भी उसको फिर वो मेंटालिटी से बाहर निकालना पड़ेगा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका दायरा नहीं बांध सकते आप। इंजीनियर, डॉक्टर, मेरा राजू इंजीनियर बनेगा टाइप्स, वो नहीं कर सकते आप। उसकी चॉइस होनी चाहिए जी। मैंने स्ट्रगल किया, मेरे पास वो विकल्प नहीं था तो मैं बना, और मैंने उस हिसाब से अपनी लाइफ जी। बट अगर मेरे पास वो विकल्प है, अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा वो करे जो वो चाहता है वो करे। एंड गेमिंग हैपेंस टू बी वन थिंग व्हिच ही इज वेरी पैशनेट अबाउट, उसने अपने आप के लिए। एंड यस टू, ऐसा नहीं है कि वो आके मेरे को बोलेगा तो मैं खरीद देता हूं। यस टू गिव मी लॉजिक, ROI बताता है मैं क्या करूंगा। 20-20 हज़ार का अगर वो कीबोर्ड खरीदता है गेमिंग का, 18,000 का माउस खरीदता है, मैंने बोला भाई मैंने आज तक 180 रुपए से ऊपर का माउस नहीं खरीदा, मेरे को नहीं पता कि 18,000 का माउस क्यों है जी। तो फिर वो मेरे को समझाएगा, ROI समझाएगा कि क्या करूंगा मैं इससे, क्या करूंगा। तो सो इतना मैं उसको ट्रेन करता हूं कि वो ROI समझ जाए चीजों की, कि मैं कोई भी चीज जब कुछ कर रहा हूं तो उससे मुझे फाइनली ROI क्या आएगी जी। तीसरा वो मुझे आके बोलता है कि डैड आप इतना पैसा डालोगे, मुझे लगनी वो 50,000 की तनख्वाह है, 60,000 की तनख्वाह है, 1 लाख की तनख्वाह जब मैं बाहर निकलूंगा, ठीक है, कुछ सालों बाद,
तो इससे अच्छा है कि मैं आज से गेमिंग का कुछ काम चालू करता हूँ थोड़ा थोड़ा साइड में, और हो सकता है बाय द टाइम तो हो सकता है मेरे उससे ज्यादा इनकम हो जाए, मैं कुछ खोल लूँ, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लूँ, कुछ एजेंसी खोल लूँ, कुछ कर लूँ, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आ गया जी। सो मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अब वो एक दिन मेरे पास आके बोलता है कि डैड मेरे लाइब्रेरी में एक पोस्टर लगा है दैट एआई इज द फ्यूचर। मैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एआई तो है फ्यूचर। फिर बोलता है बट डैड देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब क्या प्रॉब्लम है? बोलता है हमारे को ना स्कूल में एआई यूज नहीं करने देते असाइनमेंट्स के लिए जी। तो एट द एंड ऑफ द डे टीचर्स तो वहीं रह गई ना, करेक्ट, टीचर्स तो वही हैं कि नहीं तुम्हें अभी भी स्ट्रगल करना है, अभी भी एफर्ट करना है। मेरा बेटा क्या करेगा, फटाफट कुछ एक वो गामा ऐप में डालेगा, उसकी प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बाहर आ जाएगी जी। नो दैट टाइम कुड हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग मोर प्रोडक्टिव, समथिंग मोर इनोवेटिव। बट नहीं जी, आप पूरी मेहनत करो, खुद से पीपीटी बनाओ, खुद करो, खुद करो। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू चेंज बिफोर वी मूव अहेड इन लाइफ। और 3-4 स्किल्स जो मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए कंपलसरी होना चाहिए, बाकी ऑप्शनल होना चाहिए। वन इज मैथ्स, अदर इज साइंस, थर्ड इज एआई एंड फोर्थ इज मेंटल वेलनेस। ओके, ये 4 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का कोर होना चाहिए। एवरीथिंग एल्स इज अराउंड इट, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट साइंस, एवरीथिंग शुड बी अराउंड दिस पिलर ऑफ दीस 4 थिंग्स। श्योर। और वो थोड़ा चॉइस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर मेरा, ठीक है, लैंग्वेज ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट, वो आना चाहिए, बट अगर मेरा बेटा कहता है दैट आई एम नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, आई डोंट वांट टू बी अ हिस्टोरियन, ठीक है, तुम अपना सिलेक्शन कर लो। तो जो ऑप्शन हमारे को 18, 19, 20 साल की उम्र में मिलता था, आई थिंक दिस गाइज शुड गेट इट एट द एज ऑफ 10, 11, 12, कि वो अपने करियर को पहले ही बात कर सकते। तो ये कुछ मेरे माइंड की चीजें हैं जो स्कूल एजुकेशन में होनी चाहिए। बट फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, क्या ये आसान है करना? क्योंकि एज अ पेरेंट हमेशा ये डर लगा रहता है कि यार मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ अपने बच्चे के लिए, कि ठीक है आप जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का मेथड है वो छोड़ दो और फिर आप इस डायरेक्शन में जाओ। क्या वो डिड यू गेट स्केयर एज अ पेरेंट कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है? देखिए, मैं नहीं स्केयर हुआ, उसके 2-3 कारण थे। पहला, मेरा खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड, मेरा खुद का कन्विक्शन दैट दिस इज द राइट मेथड जी। थर्ड, मेरे बेटे का कन्विक्शन कि दिस इज द राइट मेथड। तो इसलिए मुझे कम डर लग रहा है कि मुझे पता है कि यार वो फॉल भी करेगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हूं यहाँ पे, ठीक है। बट दो दैट एश्योरेंस ही डजंट गेट, he has to work, भाई तेरे को काम करना पड़ेगा जी। बट एक एश्योरेंस मेरी तरफ से मुझे है कि यार ठीक है, कम्फर्ट में आई विल सपोर्ट हिम एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर आपके परिवार के हालात ये नहीं है कि आप इतना बड़ा पंट ले सकें, तो एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साथ साथ स्किल्स बिल्ड कर लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे क्या है कि प्योर एजुकेशन पे डिपेंड मत कीजिए। आपकी बीकॉम खत्म हो जाएगी, एमबीए खत्म हो जाएगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना नहीं आएगा, जो हर जॉब की प्राथमिक रिक्वायरमेंट है। जिस दिन आप जाके डेस्क पे बैठोगे, सबसे पहले आपको सामने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी खुलेगा, उतना सीख लो जी। एआई के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली, एआई सीख लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन चलने दो साथ साथ, जो अब है व्हाट वी हैव टू लिव विद, वी हैव टू लिव विद। बट एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूं, मैं एआई सीख सकता हूं, मैं मैथ सीख सकता हूं, मैं ये टूल सीख सकता हूं। और ये सीखना आजकल फ्री है, बिल्कुल। आपको 400 रुपए का भी कोर्स नहीं खरीदना, आप यूट्यूब पे जाके 5000 अलग तरीके की वीडियो देख सकते हो। बस कान में अपना हेडफोन लगाओ, शांति से बैठो और नोट्स बनाओ जी। अगर आपका ध्यान आप इधर उधर नहीं करो उल्टे पुल्टी चीजों में, तो यू कैन इजीली गेट अ लर्निंग।